हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी आम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 57 दिन चलेगी, 28 अगस्त को खत्म होगी, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी और 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। एलजी सिन्हा ने यात्रा की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 13 से 70 साल की उम्र वाले यह यात्रा कर सकते हैं। गुफा में पहली पूजा 19 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर की जाएगी और यात्रा के लिए अनंतनाग से पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम रूट और गांदरबल से 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट खुला रहेगा। मोदी बोले, टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए, अब 15 साल का हिसाब देना होगा। सिलीगुड़ी की जनसभा उनकी नींद उड़ा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया। वह सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए पैसे देती है और आपने टीएमसी के शासनकाल में बंगाल की बर्बादी देखी है। अब उन्हें 15 साल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल से टीएमसी का जाना तय है और कल मेरे रोड शो में लोगों ने जो प्यार दिखाया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज सिलीगुड़ी की ये जनसभा टीएमसी की नींद उड़ा देगी। क्या सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी में सहमति नहीं? दिल्ली से लौटकर 24 घंटे घर में रहे, पार्टी के कार्यक्रम से दूरी बनाई, केवल नीतीश कुमार से मिले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली गए थे और 10 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी शुक्रवार शाम के करीब 6 बजे पटना लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चले गए। करीब 24 घंटे तक घर से नहीं निकले और अगले दिन माने कि 11 अप्रैल को पार्टी के ज्योतिबा फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। शनिवार शाम घर से निकले और सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांगता जांच के लिए बार बार नहीं बुला सकते, पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर से बुलाना गलत। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों की जांच। दिव्यांगता आरक्षण में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वालों की एसओजी जांच के बीच हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि एक बार विभागीय निर्देश पर दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को बार बार जांच के लिए बुलाना उचित नहीं है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने ये टिप्पणी कुलदीप चौधरी की याचिका को निस्तारित करते हुए की है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत सरकार का कर्तव्य है कि वह कानून का दुरुपयोग रोके, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की विकलांगता का आंकलन विभाग के निर्देश पर किया जाता है तो उसे बार बार पुनर्मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने को नहीं कहा जा सकता। सरकार को जांच के दौरान निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। कांग्रेस बोली, सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। जयराम रमेश ने कहा, महिला आरक्षण में बदलाव से देश को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून में बदलाव के जरिए देश को गुमराह कर रही है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन की बात कर रही है। ये तर्क दे रही है कि जाति जनगणना के नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने 6 महीने से कम समय में जाति सर्वे पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है। सरकार का असल मकसद जाति जनगणना नहीं कराना है। अनुच्छेद 334A में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया। सरकार अब इसे अलग करने की कोशिश कर रही है ताकि इसे जल्दी पूरा किया जा सके। बिहार का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान करेंगे ऐलान। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी। इसी दिन सीएम इस्तीफा दे सकते हैं।
बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इसी दिन सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। और इन सभी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान नए सीएम फेस का ऐलान करेंगे। इधर 12 घंटे में सम्राट चौधरी दूसरी बार नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। इस दौरान विजय चौधरी भी साथ में थे। तीनों के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। ईरान बोला, होर्मुज हमारे कंट्रोल में है, यहां से गुजरना है तो टोल दो। ट्रंप ने कल इस रास्ते से माइंस हटाने का दावा किया था। अमेरिका ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा कि यह स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने इसे तेहरान की रेड लाइन बताया और कहा कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका इस रास्ते से बिछी हुई बारूदी माइंस को हटा रहा है। उन्होंने कहा था कि यह समुद्री रास्ता जल्दी खुल जाएगा। अमेरिकी सेना ने भी दावा किया था कि उसके जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं। खाड़ी संकट के बीच रईस लोग टाल रहे हैं महंगी कारों की खरीदारी। देश में बिकी रिकॉर्ड 47 लाख कारें, पर लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी महज 1%। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में कारों की बिक्री 13% बढ़कर रिकॉर्ड 47 लाख रही है, लेकिन लग्जरी कारों की हिस्सेदारी 1% ही रही है। BMW इंडिया के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह बरार के मुताबिक पश्चिम एशिया तनाव ने खरीदारों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है, जिससे वे बड़ी खरीदारी टाल रहे हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी व सीईओ संतोष अय्यर ने भी माना कि वैश्विक हालात के कारण इस साल लग्जरी मार्केट फ्लैट रह सकता है। हालांकि मर्सिडीज बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 19,363 यूनिट्स की बिक्री की है, जो किसी एक वित्तीय वर्ष का सबसे शानदार प्रदर्शन है। इससे पिछले साल 18,928 यूनिट्स बेची थी। तुर्की में नेतन्याहू समेत 35 लोगों पर केस, 4600 साल तक जेल की सजा की मांग। तुर्की में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये मामला गाजा जा रहे राहत मिशन पर कथित हमले से जुड़ा हुआ है। इस्तांबुल के मुख्य सरकारी वकील के दफ्तर ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें सभी आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है। इसमें उम्र कैद के साथ ही 1102 साल से लेकर 4596 साल तक की अतिरिक्त सजा की मांग की गई है। बता दें कि आरोपों में मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, गैर कानूनी हिरासत और यातना और लूट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला पिछले साल सितंबर में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है, जब समुद्र फ्लोटिला नामक एक राहत मिशन गाजा की ओर जा रहा था और इन जहाजों में खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी मदद भेजी जा रही थी। युगांडा आर्मी चीफ ने तुर्की से सबसे खूबसूरत महिला मांगी, कहा शादी करूंगा, नहीं मिली तो डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ देंगे, तुर्किश एयरलाइंस पर भी रोक लगा देंगे। युगांडा के आर्मी चीफ महूजी काइन रुगाबा ने तुर्की से $1 अरब और सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो तुर्की के साथ कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए जाएंगे और तुर्किश एयरलाइंस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। काइन रुगाबा ने एक्स पर लिखा कि अगर तुर्की ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 30 दिन के भीतर संबंध तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि या तो वे हमें भुगतान करें या हम उनका दूतावास बंद कर देंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम कटे थे। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एसआईआर पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मतदाता सूची फ्रीज होने के खिलाफ कई नई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव से जुड़े हुए मामले में भी सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को बंगाल के लिए एसआईआर की सूची जारी की थी। इसके बाद 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। देश में करीब 2.5 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हैं, सिर्फ 30 लाख ही प्रोफेशनल हैं। कई गलत सलाह या कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट फैला रहे हैं। देश में लगभग 2.5 करोड़ एक्टिव यूट्यूब चैनल्स में से महज 30 लाख ही प्रोफेशनल हैं। बाकी के करोड़ों चैनलों में से कई बिना नियमन या कमाई के गलत सलाह या फिर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट फैला रहे हैं। इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में यूट्यूब के हर महीने करीब 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और अब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक डॉक्टर, मैकेनिक, जिम ट्रेनर और कानूनी सलाहकार बन चुका है। यदि इन चैनलों पर बताई गई किसी सलाह से किसी को नुकसान हो जाए तो न्याय पाने का रास्ता इतना पेचीदा है कि अपराधी साफ बच निकलता है।
देश में हर 10 में से 7 लोग YouTube की सलाह पर भरोसा कर लेते हैं, जिनमें से 60% उसे बिना क्रॉस चेक किए ही सही मान लेते हैं। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र, पीएम ने लिखा पत्र। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने को कहा है। इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद में से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू हो जाएगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। मोहन भागवत बोले, हिंदू समाज में एकता की कमी, ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह। हेडगेवार ने एकता और आज़ादी के लिए आरएसएस बनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को विदेशी शासन से आज़ाद कराने और हिंदुओं के बीच फूट को खत्म करने के मकसद से आरएसएस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हेडगेवार का मानना था कि समाज में एकता की कमी ही बार बार गुलामी की बड़ी वजह बन रही है और संघ प्रमुख ने कहा कि हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए राजनीतिक और हथियारबंद विरोध समेत कई रास्तों पर काम किया था। भागवत ने कहा कि आज़ादी के लिए काम करते हुए हेडगेवार को ये एहसास हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाने वाले पहले बाहरी शासक नहीं थे। उनके मुताबिक समस्या सिर्फ बाहर से आने वाली ताकत नहीं थी, बल्कि समाज के भीतर भी एक कमी थी। योगी बोले, यूपी का बुलडोजर बंगाल में गुंडों का इलाज करेगा, दंगइयों का इलाज सिर्फ भाजपा। ममता सरकार मुस्लिम वोट बैंक की सौदागर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में कहा कि टीएमसी के लोग चाहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोले। उनसे कहिए कि जहां उर्दू बोली जाती है वहां चले जाएं। बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। वहीं बंगाल में गुंडों का इलाज यूपी का बुलडोजर करेगा। बुलडोजर केवल सड़कें ही नहीं बनाता, माफियाओं का भी इलाज करता है। बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की पसलियों को मसल डालता है। सीएम ने टीएमसी नेताओं को मुस्लिम वोट बैंक की सौदागर करार दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब सड़कों पर नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती, लव जिहाद के लिए सख्त कानून है, गोहत्या नहीं हो सकती है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है और हर खेती में पानी है। यूपी के विकास को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी नहीं रोक पाई। बिहार पंचायत चुनाव 2026 2011 जनगणना के आधार पर आरक्षण, पंचायतों का होगा डिजिटल पुनरीक्षण। 13 अप्रैल से अधिकारियों का प्रशिक्षण, आपत्ति पर मिलेगा मौका। खबर है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र के जरिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने तय किया है कि इस बार आरक्षण का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा, लेकिन इसके लिए एक नया प्रपत्र फॉर्म 1 प्रकाशित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में नगर निकायों, नगर निगम या नगर परिषद में शामिल कर लिया गया है और इससे कई पंचायतों की सीमाएं और जनसंख्या बदल गई है। इसलिए आयोग ने आदेश दिया है कि डिजिटल माध्यम से नए सिरे से जनसंख्या और क्षेत्रों का मिलान कर प्रपत्र एक तैयार किया जाए। आज का सुविचार, गरीब घर पे पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।